नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। महताब हुसैन। लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के 7वें दिन भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा की मांग की। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन के बीच बहस हुई। इसके बाद दोनों सदनों को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार बहुमत के बाहुबली के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारा अविश्वास प्रस्ताव अभी तक रुका हुआ है और उसकी तारीख तक तय नहीं की गई है। सरकार की मंशा अविश्वास प्रस्ताव से पहले उन बिलों को जल्दी पारित कराने की है जिनका विरोध किया जा रहा है। बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने अधीर रंजन चौधरी को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बहुमत हमारे पास है, हमने पहले भी चर्चा की है, अभी भी चर्चा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश कर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता अधीर रंजन चौधरी से उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि सरकार बहुमत के बाहुबली के तौर पर काम कर रही है। क्या कुछ बात उन्होंने और कही, आप भी देखिए। क्या रणनीति होगी आपकी? रणनीति की बात अलग है, नीति की बात कीजिए। ये सरकार की कोई नीति है या नहीं, आप बताइए। ये सदन के अंदर लगता है कि एनार्की पैदा करते जा रहे हैं। जो मर्जी हो करते जाओ, जो जी चाहे वो करते जाओ। ये सिर्फ बहुमत की बाहुबली के अलावा और कुछ नहीं। दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल हम सदन के अंदर चर्चा करना चाहिए, लेकिन चर्चा करने की माहौल है क्या, बताइए। हमारे अविश्वास प्रस्ताव रुके हुए हैं, दिन तय नहीं हुई, तारीख नहीं दी गई। इस विषय को अगर बोलने का चाहते हैं कि स्पीकर साहब को अगर आग्रह करने की कभी कोशिश करते हैं, वो भी मौका नहीं मिलते। मंत्री खड़ा होकर कहते हैं कि इनको बोलने नहीं देंगे। लगता है कि हमारे पार्लियामेंट के अंदर चेयर जो है, स्पीकर साहब की चेयर का भी कोई मान्यता नहीं दिया जाता है सदन के अंदर। ये अद्भुत परिस्थिति के सामना हमें करना पड़ता। इसी हालत में चालाकी करके ला रहे हैं दिल्ली अमेंडमेंट। वो जानते हैं कि ये इसमें बहुत सारे मुद्दा है, बहुत सारे लोगों की आपत्ति है, लेकिन वही वो लाएंगे, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहले जितने सारे बिल उनको लगे कि विरोध हो सकते, धड़ल्ले से पास कराते जाओ और कुछ नहीं। क्योंकि चर्चा ना हो, चुपचाप पास कराते जाओ धड़ल्ले से। और इस मामले पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। विपक्ष कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुका है, उसके बाद लगातार बिल पर बिल आप लोग पास किए जा रहे हैं। ये सदन के भीतर अल्पमत के बाहुबली हैं। कहते हैं हम बाहुबली हैं और उसकी ताकत से हम विधेयक पारित कर रहे हैं, लेकिन ये अल्पमत के बाहुबली, और इसका जवाब सरकार पूरी तौर से दे रही है कि बहुमत हमारे पास है। हमने पहले भी चर्चा की है और आगे भी चर्चा करा सकते हैं, लेकिन अगर जिस प्रकार से आप व्यवधान उत्पन्न कर रहे हैं, जिस प्रकार से हम तैयार हैं। और जब स्पीकर ने एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया कि हम नो कॉन्फिडेंस मोशन पर बहस कराएंगे, सवाल कहाँ पैदा होता है? समय तय होगा, सभी सांसद उपस्थित। लेकिन उस दौरान लगातार एक पर एक बिल जो पास किए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये नैतिक तौर पर सही नहीं है। ये कानूनी विधेयक देश के हित में है, और जिसे 6 महीना 8 महीना स्टैंडिंग कमेटी से डिस्कशन, पार्लियामेंट के बाहर डिस्कशन, उसके बाद ये सरकार लेके जाती है। इनके अल्पमत के बाहुबली होने पर सरकार झुक करके इनकी बातों को स्वीकार नहीं करेगी, और हम बहस के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष ने नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करके अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। ये बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे, और देश के प्रधानमंत्री जी का जब भाषण होगा तो धाराशायी। लेकिन बहुमत के बल पर जो है आप लोग फटाफट बिल कोई चर्चा बहुमत है, हम सदन चलाना चाहते हैं, और अल्पमत बहुमत बन करके सदन के बीच में हंगामा करता है। विकल्प क्या है? तो आपने सुना यहाँ पर दोनों ही तरफ से क्या इसको लेकर कहना है। गतिरोध लगातार संसद में बना हुआ है। हमारे साथ मनोरंजन भारती भी जुड़ गए हैं, हमारे मैनेजिंग एडिटर। मनोरंजन भारती, जो प्रतिक्रिया बीजेपी विपक्ष की तरफ से यहाँ पर आ रही है कि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद भी इस तरह से एक के बाद एक बिल को लाना, ये बहुमत का इस्तेमाल जो है वो एक तरह से सरकार कर रही है, लेकिन इसमें क्या कुछ गलत है?
देखिए, टेक्निकली तो गलत नहीं है, लेकिन मोरली यदि आप बात करें तो आप कई सवाल उठा सकते हैं कि यदि किसी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो, यानी उस सरकार के खिलाफ यदि अविश्वास की भावना हो, तो क्या पहले सरकार को अविश्वास प्रस्ताव डिफीट करना सबसे ज़रूरी है, उसके बाद बिल लाया जा सकता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर सबको मालूम है कि अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो क्या होगा, क्योंकि आंकड़े भी काफ़ी कुछ बोलते हैं। 300 प्लस की मेजॉरिटी जो है वो सरकार के पास है और विपक्ष के पास संख्या नहीं है। हालांकि आप इस बात पर डिबेट कर सकते हैं कि बिल को इतने दिनों तक नहीं लाया जाना चाहिए, जल्दी से 10 दिनों के भीतर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होती है। अभी तक जो है तारीख और कितना समय तक डिस्कशन होगा ये भी तय नहीं है। ये भी ऐसा हम कह सकते हैं कि शायद अगले हफ्ते बृहस्पतिवार, शुक्रवार या उसके आसपास जो है अविश्वास प्रस्ताव पे बहस होगा। लेकिन सरकार का जो कहना है कि हम बिल ला रहे हैं, यदि आपके पास बहुमत है तो उस बिल को डिफीट कर दीजिए, यानी बिल के खिलाफ आप वोटिंग की मांग कीजिए और बिल को गिरा दीजिए, जो कि संभव नहीं है। तो ये जो डिबेट चल रहा है, जो आर्गुमेंट की बात है, ये आर्गुमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पीछे बहुमत का जो आंकड़ा है वो काफ़ी कुछ कहता है। और ये जो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी कह रहे थे बाबा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव तो ये विपक्ष भी कह रहा है कि उनके पास नंबर्स नहीं है, ये वो चर्चा जो है वो हो जाए मणिपुर के मुद्दे पर, ये कोशिश उनकी है। लेकिन उनका यहाँ पर ये कहना है कि सरकार की मंशा अविश्वास प्रस्ताव से पहले उन बिलों को जल्दी पारित कराने की जिनका विरोध किया जा रहा है। तो विरोध तो अभी भी किया जा सकता है ना, अगर सरकार बिल ला रही है तो। देखिए, हर विरोध के बावजूद यदि सरकार चाहे तो वो बिल पास कराती रही है और कराती रहेगी, क्योंकि उनके पास संख्या है। शोरगुल के बीच भी हमने देखा बिल पास करते हुए, क्योंकि वो सरकार के पास यदि बहुमत है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि विपक्ष क्या कहता है। यही स्थिति जो है हर जगह होती है। तो सरकार को लगता है जो बिल पास कराना है वो किसी न किसी हालत में वो पास करा लेगी। बाकी जो विपक्ष का कहना है, विपक्ष का कहना सही है कि हाउस ऑर्डर में होना चाहिए, पूरी बिल पे डिबेट होना चाहिए और डिबेट के बाद जो है बिल पास किया जाना चाहिए। लेकिन ये उस परिस्थिति के लिए जब सब कुछ हाउस में सामान्य रूप से चले। बिल्कुल। और इन बिलों में एक बिल ऐसा भी है बाबा जिस पर काफ़ी सियासत भी हो चुकी है, और जो अगले हफ्ते जो है वो आएगा। दिल्ली का जो बिल है वो विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच आप देखिए लोकसभा को सोमवार यानी 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। लोकसभा को स्थगित किए जाने से पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सोमवार से शुरू होने वाले हफ्ते के दौरान दोनों सदनों में सरकार के एजेंडे पर कामकाज की सूची के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अगले हफ्ते संसद में दिल्ली अध्यादेश विधेयक पेश होगा। उन्होंने बताया कि अगले हफ्ते सरकार दोनों सदनों में कई बिलों पर चर्चा करेगी, जिसमें सरकार द्वारा लाया गया दिल्ली अध्यादेश विधेयक 2023 भी शामिल है। दिल्ली सरकार केंद्र द्वारा लाए गए इस अध्यादेश का लगातार विरोध कर रही है और सरकार के दिल्ली विधेयक को सदन में पेश करने के ऐलान के बाद अब एनडीए वर्सेस इंडिया INDIA गठबंधन की दोनों सदनों में अग्नि परीक्षा देखने को यहां पर मिलेगी। Discussion on statutory resolutions seeking disapproval of the Government of National Capital Territory of Delhi, Amendment Ordinance 2023, number 1 of 2023, promulgated by the President of India on the 19th of May 2023, and consideration and passing of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2023। देखिए, आज संसदीय कार्य मंत्री ने दोनों सदनों में अगले हफ्ते का जो लिस्ट ऑफ बिजनेस है वो पढ़ते हुए ये बताया कि दिल्ली का अध्यादेश अगले हफ्ते दोनों सदनों में लाया जाएगा। ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की लोकतांत्रिक हत्या करने का प्रयास है और ये संविधान के लोकतंत्र के संघीय ढांचे के खिलाफ है। पूरा इंडिया ब्लॉक इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसे हम अवश्य हराने में सफल होंगे। अब ये दिल्ली का अध्यादेश सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म, अच्छाई बनाम बुराई की लड़ाई बन गया है, जिसमें अच्छाई, धर्म और सत्य हमारे साथ है, अधर्म, बुराई और असत्य भाजपा के खेमे में है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जेडीयू के सांसद हैं और जेडीयू दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल के खिलाफ है। जेडीयू नेताओं का कहना है कि अगर उपसभापति बिल पर मतदान के समय चेयर पर नहीं हुए तो उन्हें जेडीयू के सांसदों के साथ बिल के खिलाफ मतदान करना होगा।
मेरे साथ जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद अनिल हेगड़े हैं। आज जो संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते पेश किया जाएगा राज्यसभा में। आपकी पार्टी ने व्हिप जारी किया, क्या रणनीति होगी आपकी? जी, मेरा पार्टी ने दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल से संबंध में व्हिप जारी किया है। तो सभी सांसदों को मौजूद रहना है अभी? हाँ, सभी सांसद 11 अगस्त तक मौजूद रहने के लिए सारा दिन हमने व्हिप इशू किया है और उस बिल के विरोध में वोट करने के लिए भी बोला गया है। हरिवंश आपके पार्टी की तरफ से चुने गए हैं, जो उपसभापति हैं। आपको लगता है ये डायरेक्टिव उनके लिए भी है? सब लोगों के लिए है। 5 हमारा राज्यसभा सांसद है, 5 लोगों के लिए हमने व्हिप इशू किया है। तो हरिवंश अगर भाग लेते हैं तो उन्हें बिल के खिलाफ वोट करना होगा पार्टी के निर्देश के मुताबिक? जी 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 जी। तो सब एमपीज को यही बोला गया कि दिल्ली का बिल जब आएगा, पार्टी का जो स्टैंड है उसका समर्थन करके दिल्ली बिल का विरोध में वोट करने के लिए बोला गया। और हरिवंश को पार्टी के सांसदों के साथ ही मतदान करना पड़ेगा? जी, ऑब्वियसली। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेख, दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसे बात करने के लिए मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह हैं। जनता दल यूनाइटेड ने एक व्हिप जारी किया है। हरिवंश जेडीयू की तरफ से चुने गए थे। आपको लगता है कि व्हिप जारी करने के बाद जो नियम है उसके मुताबिक हरिवंश को भी जेडीयू के व्हिप के अनुसार ही फैसला करना होगा कि वो बिल के खिलाफ वोट करें? वो जेडीयू की तरफ से मेंबर पार्लियामेंट हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं, तो व्हिप का उल्लंघन करेंगे तो सदस्यता जाएगी। हालांकि इस सरकार में जो सिचुएशन है उसमें क्या होगा नहीं कह सकते, लेकिन कायदे से जो परंपरा रही है उसमें अगर जो भी सदस्य व्हिप का उल्लंघन करता है उसकी सदस्यता जाती है। सदस्यता जाती है, बिल्कुल। तो आपको लगता है दिल्ली ऑर्डिनेंस बिल जब पेश किया जाएगा तो हरिवंश को जनता दल यूनाइटेड के सांसदों के साथ ही वोट करना चाहिए? वोट करना चाहिए, बिल्कुल। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। संसद भवन से हिमांशु शेखर। तो आपने देखा इस बिल को लेकर, दिल्ली वाले बिल को लेकर भी किस तरह की सियासत यहां पर होती हुई दिख रही है। मनोरंजन भारती हमारे साथ बने हुए हैं। बाबा, अगर राज्यसभा की स्थिति भी यहां पर देखें तो 120 का नंबर चाहिए और वो लगता है अभी के हालात देख के कि सरकार को कोई दिक्कत वहां पर नहीं होगी, लेकिन ऐसे में जेडीयू की तरफ से ये व्हिप और हरिवंश जी को लेकर ये इस तरह की प्रतिक्रिया, ये सियासत को जरा समझाइए। देखिए, ये बड़ा ही मज़ेदार स्थिति है राज्यसभा में। झगड़ा किसी और का आम आदमी बनाम जो है बीजेपी या कहे सरकार के बीच का झगड़ा है, लेकिन इसमें फंस गई है जेडीयू और फंस गए हैं उपसभापति हरिवंश जी। अब हुआ क्या है कि अब जो जेडीयू का नेतृत्व है वो बहुत खुश जो है उपसभापति हरिवंश जी के साथ नहीं बताया जा रहा, और ये इसका एक पुराना इतिहास भी है। अब क्या हुआ, इस मौके पर जब वहाँ पे वोटिंग होनी है, जेडीयू ने व्हिप इशू कर दिया अपने सांसदों को, 5 सांसदों को, कि भाई आपको इस बिल के खिलाफ वोट करना है। यदि हरिवंश जी जो है चेयर पे नहीं होते हैं तो फिर उनको सोचना पड़ेगा कि वो किनके साथ इसके खिलाफ वोट करें या फिर वोट ना करें या फिर साथ में वोट करें, सरकार के साथ वोट करें। तो ऐसी स्थिति में यदि वोट नहीं करते हैं तो उन पर अनुशासन की कार्रवाई हो सकती है, उनकी मेंबरशिप जा सकती है, उनको यदि पार्टी से निकाल दिया गया तो उनकी मेंबरशिप बच जाएगी। तो कई चीज़ें हैं जो कि इस बार जो है जेडीयू, चूँकि पहले बीजेपी के साथ थी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, जो हरिवंश जी जो है वो उपसभापति बन गए थे, तो ऐसे में जो है अब जो है देखना यह है कि जेडीयू क्या कुछ करेगी यदि हरिवंश जो है इस बिल के खिलाफ यदि वोट नहीं करते हैं तब। बिल्कुल, ये देखना भी अब यहाँ पर दिलचस्प हो जाएगा जब अगले हफ्ते ये बिल आएगा और संसद की कार्रवाई शुरू होगी। तो बहुत शुक्रिया बाबा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर जानकारी जो है वो हमारे सामने रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर का रुख करते हैं। मणिपुर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं वहां पर लोगों में आपसी विश्वास और भरोसा कायम हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार अपनी ओर से कदम उठा रही है। वहीं दूसरी तरफ एक कोशिश हो रही है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की ओर से, जहां पर विपक्ष मणिपुर पर संसद में चर्चा चाहता है और चाहता है कि पीएम सदन में उस पर बात करें। वहीं 2 दिन कल और परसों इंडिया गठबंधन से जुड़े 20 सांसद मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। इनमें अधीर रंजन चौधरी, गौरव गोगोई, कनिमोई, जयंत चौधरी, मनोज झा, लल्लन सिंह, सुष्मिता देव, अरविंद सावंत, महुआ मांझी, सुशील गुप्ता और अन्य सांसद इसमें शामिल हैं।
अब देखना होगा कि जो तमाम कोशिशें हैं वो किस तरह से मणिपुर में रंग लाएंगी। विपक्ष और कई सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की लगातार मांग के बाद मणिपुर की एन बीरेन सिंह की सरकार अगस्त महीने के दूसरे या तीसरे हफ्ते में विधानसभा का विशेष सत्र बुला सकती है। इस सत्र में मणिपुर के मौजूदा हालात पर चर्चा की मांग जो है वो लगातार विपक्ष कर रहा है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने कल पत्रकारों को बताया कि सरकार जल्द ही विधानसभा के विशेष सत्र की तारीख तय करेगी। Assembly session we will be convening in the last part of second week or in the early part of the third week of August. This is what has been decided. Was there a cabinet meeting, sir? The decision has been taken. The cabinet, we have taken the decision. The paperwork is already. The decision has been made that we will have a sitting during this time, the second and third week. That is. बारिश की वजह से कई जगह पर आपने लोगों को इससे समस्याएं होते हुए देखा। कई जगह पर बाढ़ की स्थिति बन गई और अब तेलंगाना में हो रही बारिश लोगों की मुसीबतें बढ़ा रही है। यहां पर क्या हालात हैं ये भी आपको बताते हैं। तेलंगाना में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल है। तेलंगाना के कई जिलों में हालात काफ़ी ख़राब हैं। तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों से हो रही रिकॉर्ड तोड़ बारिश से कई इलाके यहाँ पर जलमग्न हैं। अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जितनी बारिश की चेतावनी दी थी उससे दुगनी बारिश यहां पर हुई है। तेलंगाना के वारंगल में सड़कों पर नाव चलानी पड़ रही है। करीब 10,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर यहां पर भेजा गया है। तो अनुमान से दुगनी बारिश, आप समझिए कि क्या हालात वहां पर जो है वो बने इस बारिश की वजह से। और लगातार हो रही इस बारिश से कैसी तस्वीरें वहां से आ रही हैं ये भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये आप देखिए, बहुत जगहों पर लोगों को दिक्कत जो है वो इससे हुई है और 10,000 लोग जो हैं उनको सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। बाढ़ से जो है वो लोगों को यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियाँ जो हैं वो उफान पर हैं और ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से सड़कों पर बोट चलती हुई यहाँ पर दिख रही है। तो अब तेलंगाना में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस हो रही बारिश की वजह से। इससे पहले आपने देखा उत्तर भारत में कई जगह पर मुश्किल परिस्थितियाँ जो है वो पैदा हुई लगातार हुई बारिश की वजह से। अब यहाँ पर कई जगह पर बारिश का अनुमान जो है मौसम विभाग की तरफ से जताया गया है और इसमें से तेलंगाना भी शामिल है। और यहाँ पर देखिए आप कि जो अनुमान था उससे भी यहाँ पर दुगनी बारिश जो है वो हुई है। मौसम विभाग ने तेलंगाना में जितनी बारिश की चेतावनी दी थी उससे दुगनी बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। और यही वजह है कि कुछ ऐसी तस्वीरें तेलंगाना से देखने को मिल रही हैं जहाँ पर आप देखेंगे सड़कों पर नाव चल रही है। बहुत लोगों को जो है वो सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा है और 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है इस बारिश और बाढ़ की वजह से। अब तक जो जानकारी यहाँ से मिली है तो बाढ़ से जूझता हुआ तेलंगाना नज़र आ रहा है। इन 4 अलग अलग तस्वीरों में आप वहाँ की जो स्थिति इस वक्त है उसका अंदाज़ा यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस बार जुलाई के महीने में लगातार बारिश जो है वो होती हुई कई जगह पर दिखी है। आपने अलग अलग राज्यों की तस्वीरें देखी जहाँ पर इस बारिश ने परेशानी लोगों की बढ़ाई और अब तेलंगाना में जो हालात हैं वो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी उमा सुधीर हमारे साथ जुड़ गई हैं। उमा, स्थिति तो काफ़ी ख़राब यहाँ पर लग रही है। अभी क्या अपडेट वहाँ से आप दे सकते हैं? कहाँ कहाँ पर बारिश हो रही है, कहाँ कहाँ पर दिक्कतें लोगों की बढ़ी हैं? अगर आप देखें तो तेलंगाना में नॉर्दर्न पार्ट और ईस्टर्न पार्ट के जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बारिश हुई है। वेदर के एक्सपर्ट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि जो अनुमान लगाया गया था कि 30 सेंटीमीटर तक बारिश होगी वो बढ़कर दुगनी हो गई और 60 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। और खासकर अगर आप देखें तो एक जिला है मुलुगु, वहां पर 65 सेंटीमीटर बारिश हुई थी सिर्फ 24 घंटों में। और इसके अलावा चित्याला जो पड़ता है भूपालपल्ली, जयशंकर भूपालपल्ली जिले में, वहां पर भी बहुत बारिश हुई। ये कहना चाहिए कि जो बुधवार को जो सुबह के घंटों में सिर्फ 3-4 घंटे के अंदर बहुत इतना क्लाउड बर्स्ट हुआ कि उसकी वजह से बहुत सारे जो एम्बैंकमेंट्स वगैरह थे वो टूट गए और उसकी वजह से पानी कुछ गांव में, एक गांव है जिसका नाम है मोरंचपल्ली, वहां पे 10 फीट तक वाटर की हाइट हो गई क्योंकि सडनली जो पास में जो नदी है वो उसका जो एम्बैंकमेंट है, जो पॉन्ड थी उसकी एम्बैंकमेंट
वो टूट गई थी और उसकी वजह से बाद में बोट्स को ले जाना पड़ा और वहां से 500 से 600 लोगों को बचाया गया और फिर हेलीकॉप्टर भी लाया गया और लोगों को वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया था। कल सुबह की बात है कि जो टूरिस्ट फंस गए थे, एक वहां पे एक मुत्याला धारा है जो सबसे ज्यादा वहां पे झरना वहां पे है, तेलंगाना का सबसे बड़ा झरना, उसको देखने के लिए लोग निकल पड़े थे और वहां पे फंस गए थे क्योंकि वापस नहीं आ पाए थे और उसके बाद एनडीआरएफ को वहां पे भेजना पड़ा। और इसीलिए पुलिस सचिव जो तेलंगाना के हैं अंजनी कुमार, उन्होंने ये चेतावनी दी कि अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो आप घर से बाहर मत निकलिए क्योंकि कहीं पे भी कुछ भी खतरा हो सकता है। और इसी वजह से उन्होंने कहा कि अगर आप घर पे ही रह सकते हैं तो वो सबसे बेस्ट है और अगर आपका घर किसी निचले इलाके में है तो आपको रिलीफ कैंप्स में चले जाना चाहिए। 10 से 12 हजार लोगों को रिलीफ कैंप्स में भेजा गया, लेकिन जैसे आप देख रहे हैं हैदराबाद में अब साफ वेदर हो चुका है और अब समझा जा रहा है कि कल लाइट रेन्स ही होंगे, लेकिन अब भी जो पानी है वो उतरता जा रहा है और उसकी वजह से पानी का जो लेवल है बहुत सारे लो लाइंग एरियाज में अब भी बना हुआ है। तो उमा, क्योंकि हम देख रहे हैं सड़कें भी पूरी यहाँ पर दिख ही नहीं रही हैं, कई जगह तो बोट चलती हुई हम देख रहे हैं, तो क्या कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर सड़कों को नुकसान हुआ है या लोग फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है वहाँ से? और ये आगे का प्रेडिक्शन अब क्या कहता है इसको लेकर? बारिश हैदराबाद में आप बता रही हैं वहाँ पर मौसम साफ हुआ है। अगर हमारे टीवी स्क्रीन पे वो विजुअल चल रहा है जिसमें एक बहुत बड़े रोड्स में से बीच में से एक बोट निकल रही है और ऐसा लग रहा है कि बोट का ही रास्ता है वो वरंगल शहर की बात है, जहां पर आप चारों ओर अगर देखें तो सिर्फ थोड़े थोड़े बिल्डिंग नजर आ रहे हैं और सिर्फ पानी ही पानी है हर जगह। वरंगल वो इलाका है मुलुगु के बिल्कुल पास पड़ता है, वहां पर भी बहुत हेवी रेन्स हुए थे और इसकी वजह से बहुत सारे कॉलोनी से लोगों को रेस्क्यू करना पड़ा और बहुत सारे लोग जो अपर की जो मंजिलें हैं वहां पर जाके रह रहे थे और उनको अब रेस्क्यू कर दिया गया है और अब भी रेस्क्यू का जो टीम है वो काम कर रहा है कि कहीं न कहीं लोग फंसे होंगे और उनको निकालना भी जरूरी होगा और इसलिए मैक्सिमम लोगों को वहां से अब शिफ्ट कर लिया गया है। लेकिन आगे की प्रेडिक्शन तेलंगाना के लिए कुछ अच्छी है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि आगे बारिश नहीं होगी, कल सिर्फ बहुत लाइट रेन्स की एक्सपेक्टेशन है। बैक टू यू। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि मौसम में थोड़ा सुधार हो, बारिश ना हो और जैसे हालात हम यहाँ पर देख रहे हैं इससे लोगों को जल्दी निजात वहाँ पर मिले। बहुत शुक्रिया उमा आपका ये तमाम अपडेट हम तक पहुँचाने के लिए। तो यहाँ पर आपने देखा तेलंगाना में किस तरह के हालात बने हुए हैं, लेकिन इसके इधर आप देखिए महाराष्ट्र में भी बारिश जो है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रही है। महाराष्ट्र के पालघर जिले में भारी बारिश से आफत आई है। यहाँ पर भारी बारिश से कई नदियां जो है वो उफान पर हैं और सैकड़ों गांवों से संपर्क इसकी वजह से टूटा है और बिगड़ते हालात के चलते स्कूल कॉलेज यहाँ पर बंद किए गए हैं। पालघर में सूर्य परियोजना में धामनी बांध के भर जाने से यहाँ पर पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात जो है वो दिखाई देने लगे हैं। प्रशासन यहाँ पर अलर्ट पर है। सुनील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, बताइए वहां से क्या अपडेट है, वहां पर कहां पर परेशानी लोगों को देखनी पड़ रही है? तभी देखिए फिलहाल बारिश थोड़ी सी थमी हुई है, बहुत ही बूंदाबांदी है, लेकिन बारिश पिछले 2 सप्ताह से जिस तरह से कहर ढा रही थी उसका एक नज़ारा मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। मैं मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर हूँ और सामने आपको नदी दिखाई पड़ रही है और नदी किस तरह से उफन रही है देखिए। दरअसल पालघर जिले में सूर्या, वैतरणा, गारगई, पिंगजल ऐसे 4 से 5 नदियाँ हैं और सभी नदियाँ जो है कि इस समय उफान पर हैं, सभी बह रही हैं। और अभी कुछ देर पहले हम यहाँ से गए थे भताने, एक गाँव है भताने और दूसरा गाँव है एक जो है कि उस गाँव, उन दोनों के बीच का संपर्क टूट गया क्योंकि जो बीच का जो पुल है ये नदी जो है उसके पुल के ऊपर से बहती हुई आ रही है। तो ये आलम पूरे पालघर के जिलों में है जहाँ पर भी पहाड़ी इलाके हैं, तो कई गांव ऐसे हैं जिनके संपर्क टूट गए हैं। रही बात पालघर जिले में ही वसई विरार जो शहर है वहाँ पर भी कई सुबह जब मैं गया था तो वसई स्टेशन रोड जो था पानी भर गया था और पानी में से ही वाहन चल रहे थे। कई ऐसे मकान हैं, दुकान है जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है और लगभग 3 से 4 दिन से पानी उतरा ही नहीं। कई ऐसी जगह हैं लोग ऐसे ही पानी में या फिर तल मंजिल वाले ऊपरी मंजिल पर जाके रह रहे हैं। तो स्थिति विकट बनी हुई है। हालांकि सुबह येलो अलर्ट था पालघर के लिए,
लेकिन जो स्थिति थी उसकी देखते हुए स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए थे। अभी इसे फिर से ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है। मुंबई में अब भी येलो अलर्ट है, लेकिन मुंबई में भी स्थिति बहुत सामान्य है। इसी तरह की जो स्थिति है पूरे महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो पुणे में मिलेगी, सतारा में, रत्नागिरी में, कोल्हापुर में। और इस तरह के बारिश के दौरान जो हुए हादसे हुए उसमें अब तक 101 लोगों की मौत हो गई है। 13 के करीब लोग जो हैं अभी भी लापता है, क्योंकि जैसे हमने बताया कि भताने और उस गांव के बीच में जो पुल है उस पर से नदी बह रही है, तो बहुत से लोग उसमें से पार करना चाहते हैं और उस प्रवाह में जाके वो बह जाते हैं और फिर उनका पता नहीं चलता है। तो इस तरह के भी हादसे बहुत कुछ यहाँ पर हो रहे हैं तो है, लेकिन स्थिति नियंत्रण के बाहर नहीं है, सब कुछ नियंत्रण में है। ये जरूर है कि आम लोगों को जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है, और सिर्फ आम लोगों का जनजीवन ही नहीं बल्कि किसानों की जो फसल धान की बुआई का जो वक्त है उस दौरान जब पानी इतना भर गया है, खेतों में भी भरा हुआ है, तो समय में वो बुआई नहीं कर रहे हैं। तो उनको उस बात के भी लेकर उनको एक शिकायत थी, एक किसान मुझे मिले थे जहाँ पर कि धान की आज रोपाई चल रही थी, क्योंकि आज पानी थोड़ा सा कम है। लेकिन ये है कि अभी भी बारिश का देखिए मौसम आप देखेंगे तो पूरा बना हुआ है। बारिश रह रहकर बहुत तेज हो जा रही है, फिर धीमी हो जा रही है, और उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि जो भी नदियां हैं, चूंकि पूरा इलाका पहाड़ी है, आप देखेंगे तो दूर दूर आपको पहाड़ियां दिखाएगी, तो जो भी नदियां हैं, पानी जो आगे नदियों में आता है वो इस तरह से उफन रही हैं और धीरे धीरे समंदर की तरफ बढ़ रही हैं। रास्ते में जो भी गांव या नीचे इलाके या शहर या सड़क आ रही है उस पर भी पानी चला जा रहा है। शुक्रिया सुनील आपका इस सब जानकारी के लिए। तो वहाँ पर सुनील हमारे सहयोगी दिखा रहे थे आपको कि क्या जो है स्थिति फिलहाल है। उनकी एक और रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में पालघर में कैसे हालात जो है वो इस बारिश की वजह से बने हैं। मुंबई और महाराष्ट्र में पिछले 2 सप्ताह से लगातार हो रही बारिश ने कई ऐसे पहाड़ी इलाके हैं, जिले हैं जिन्हें कि जलमग्न कर दिया है, और ख़ास करके जो नदियां हैं सभी उफान पर हैं और बह रही हैं, और इससे खतरा पैदा हो गया है जो आसपास के गांव हैं उनके डूबने का। हालांकि इस समय मैं मुंबई से तकरीबन 60 किलोमीटर दूर पालघर ज़िले में हूँ। पालघर ज़िले की भी जो नदियां हैं, डैम हैं, वो बहने शुरू हो गए हैं। खास करके सूर्या नदी है, गारगई है, बैतरना है, और तानसा झील जो है वो भी भर कर बह रही है। तो उसका आलम हुआ है, नतीजा उसका ये है कि जो हम फिलहाल यहाँ पर खड़े हैं पालघर ज़िले में, ये भताने गांव है और सामने जो है उर्स गांव है। ये दोनों को जोड़ने वाला जो पुल है वो तानसा नदी में इस तरह से आई बाढ़ की वजह से पूरा पुल जो है, पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लिहाजा जो संपर्क है दोनों गांवों के बीच का, उर्स गांव और भताने का, वो टूट चुका है। यहाँ इससे जो गांव वालों को क्या परेशानी हो रही है, कैसे संपर्क टूटा है, तो उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक गाँव के युवक हैं, कौशिक यादव। कौशिक जी, ये बताइए कि ये जो संपर्क टूट गया है ये पुल पर पानी, नदी का पानी आने से, ये इससे कितने गांव प्रभावित हुए हैं और किस तरह से परेशानियां हैं? यहाँ से 15 से 16 गांव का संपर्क टूट गया है। उस तरफ उस गांव का मतलब एक गांव है, यहाँ तक भाताना का गांव है, उससे तानसा नदी के बीच में पांडरतारा पुल है, उसको 3 दिन से यहाँ पानी ऐसा ही बह रहा है। इसके लिए स्कूल जाने के लिए, स्कूल बच्चों के लिए भी बहुत तकलीफ होती है। वो घूम के जाना पड़ता है 10-15 किलोमीटर। यहाँ से तकरीबन 3 तो 4 किलोमीटर रहेगा स्कूल, फिर पानी रहने के बाद 10 तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। उस तरफ क्या उस गांव है और स्कूल है और क्या बाजार वगैरह भी है? मांडवी बाजार है, चांदीप का स्कूल है, इसके लिए सब लोगों को यहाँ से जाने के लिए तकलीफ होती है। ये बंद होने से आप लोगों का जनजीवन तो चल रहा है, मतलब कुछ ऐसा रुका हुआ है, तकलीफ है, इस तरह का नहीं है, लेकिन जो नज़दीकी रास्ता था, जगह थी, वो सब संपर्क टूट गया। वो तो संपर्क टूट गया है 3 दिनों से, और अभी कितना दिन पानी रहेगा वो मालूम नहीं। लेकिन कोई अल्टरनेट कोई रूट है बाहर, शहर से संपर्क बना हुआ है? शहर से संपर्क बना हुआ है, तकरीबन 10 तो 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। लेकिन ये रहता तो ज़्यादा आसानी होती है। ये रहता तो ज़्यादा आसानी रहती। ये हर बार बारिश में होता है? हर बार बारिश में होता है। मतलब अभी अपना तानसा नदी डैम का पानी भी यहाँ से गया हुआ है, इसके लिए अभी बहुत पानी आ गया है और 3 दिनों से ऐसा ही चल रहा है गांव में। तो ये बता रहे हैं कौशिक यादव हैं, जो यहीं भताने में रहते हैं, और देखिए कि किस तरह से ये संपर्क टूटा हुआ है। उस तरफ हम देख रहे हैं जो उर्स गाँव दिखाई पड़ रहा है कि ऑटो रिक्शा है, मोटरसाइकिल है, वहाँ पर अभी कुछ देर पहले तक बहुत से लोग थे जो इंतजार कर रहे थे। वो शायद इस तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन जिस तरह का बहाव है, तेज बहाव, उसको देखते हुए संभव नहीं है कि कोई इसे पार कर सके। खतरा बना हुआ है। लिहाजा फिलहाल दोनों तरफ से लोग बस इसी बात के इंतजार में हैं कि किसी तरह से जो है कि पानी कम हो और जो संपर्क जो टूटा पड़ा है इन दोनों गाँवों के बीच में वो स्थापित हो पाए।
और पालघर जिले में सिर्फ यहीं पर एक स्थिति नहीं है, कई नदियां जो हैं कि पालघर जिले की वो उफान पर हैं, बह रही हैं, बाढ़ की जैसी स्थिति है। लिहाजा ऐसे और भी कई गांव हैं जिनका संपर्क जो है एक दूसरे से टूट गया है। पालघर से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। दिल्ली के मालवीय नगर में दिन दहाड़े एक कॉलेज छात्रा की हत्या कर दी गई। आरोपी युवक ने रॉड से यहां पर छात्रा पर हमला किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटों में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी इरफान ने पूछताछ में बताया कि हत्या की प्लानिंग 3 दिन पहले ही कर ली थी। आरोपी मृतक छात्रा से शादी करना चाहता था, लेकिन परिवार ने मना कर दिया था और इसी के चलते उसने छात्रा की हत्या कर दी। इंसिडेंट पार्क में हुआ है। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है, इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। कॉलेज में हुई है, साउथ दिल्ली में खुले में हुई है, ब्रॉड डे लाइट में हुई है, जिसमें एक आदमी ने एक लड़की को आयरन रॉड से बेरहमी से पीट कर मार डाला। तो दिल्ली में जो लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम है वो पूरी तरीके से चरमरा चुका है। मैं बिल्कुल ऐसा मानती हूँ कि दिल्ली देश की राजधानी और पूरे देश में आज ये हालात है कि बस लड़कियों के नाम बदल जाते हैं अखबारों में, लेकिन अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर में विजय मंडल पार्क में यही वो बेंच है जहां पर दिन दहाड़े एक लड़की की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोपहर 12 बजे की घटना है, जब इरफान नाम के लड़के ने साउथ दिल्ली के मालवीय नगर के विजय मंडल पार्क में यहीं पर आकर नरगिस नाम की लड़की की लोहे की रॉड से पीट कर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक हुआ यह है कि दरअसल ये जो लड़का लड़की थे इरफान और नरगिस, ये पहले से एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे के मित्र थे, लेकिन क्योंकि नरगिस के परिवार वालों ने शादी के लिए मना कर दिया था और उसके बाद से नरगिस ने इरफान से मिलने से इनकार कर दिया था, तो वो जो ना थी, जो रिजेक्शन थी, उसको जो इरफान नाम का लड़का था वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से में आके उसने नरगिस पर यहां पर हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस को जहां यहां पर नरगिस की बॉडी यहीं पर मिली और साथ में रॉड भी जो है जिससे हत्या की गई वो यहां से बरामद पुलिस ने की। बताया जा रहा है कि लड़की जो है वो कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुकी थी और जो लड़का है वो डिलीवरी बॉय बताया जा रहा है कि उसकी उम्र करीब 28 साल है और वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा था। जबकि लड़की कमला नेहरू कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद मालवीय नगर इलाके में स्टेनो की कोचिंग कर रही थी। ये पूरी घटना औरोबिंदो कॉलेज के पास की है और अच्छी बात यह है कि पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। दक्षिणी दिल्ली के इतने पॉश इलाके में दिन दहाड़े ऐसी घटना होना बहुत ज्यादा चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।